पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो बेहतर है यार। चलो इसका बताओ जल्दी से, कौन सा होगा इसमें, सभी लोग करें। अच्छा दिख रहा है, ठीक है भैया, अच्छा दिख रहा है, तो इसका बताएं जरा। बहुत सारे लोग सी लगाए हैं, बहुत सारे लोग इसमें डी ऑप्शन लगाए हैं। इसका सही ऑप्शन डी ही होगा। ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले ऑप्शन पर देखें, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघलती चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बिल्कुल सही, यही होगा इसका। मैं थोड़ा सा आपको एक ज्वालामुखी का फिगर बना के दिखा रहा हूं, ये देखिए आप थोड़ा सा। ये आपका क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है। यहीं पर तो क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल में लावा भरा हुआ है या मैग्मा भरा हुआ है, ये देखें, ये लावा भरा हुआ है। और ये वही तो कह रहा है कि ये लावा क्रस्ट को तोड़ करके और फिर बाहर निकलता है नली के द्वारा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अक्सर दूसरा बी ऑप्शन जो कह रहा है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का निर्माण होता है। बिल्कुल भैया, देखो ये जो लावा है वास्तव में अंदर मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा दो तरह से काम करता है। एक तो काम करता है कि यदि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो ये लावा गाढ़ा होगा, और यदि इसमें सिलिका की मात्रा कम है तो ये लावा जो होगा पतला होगा। अब यदि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है और लावा गाढ़ा है तो निश्चित तौर पर यह पर्वतीय भाग का निर्माण करेगा, और ऐसे पर्वत को शंकु पर्वत के नाम से जानते हैं। किस पर्वत के नाम से? शंकु पर्वत के नाम से, है ना। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, यही तो कह रहा है कि पर्वतीय भाग का यह कीपाकार पहाड़ी। भाई कीप का आकार कैसे होता है? ऐसी तो होता है, ये तो कीप आकार है ना। उल्टा कर दो, कीप कैसी होती? ऐसी होती है। आप पेट्रोल डीजल डलाने में यूज करते हैं जैसे, है ना, इस प्रकार से, इसी प्रकार से कीप का आकार होता है, ये देखें। तो इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही दे रहा है। तीसरा क्या कह रहा है भैया? ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा, ये था है, यहां थोड़ा सा सही करना चाहिए था, या यहां पर तथा लिखा है, तथा मृत, तीन प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल तीन ही प्रकार का मुख्य रूप से ज्वालामुखी होता है। कैसे देखना जरा। एक तो भैया ज्वालामुखी का प्रकार होता है, और वो है हमारा जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, है ना। ज्वालामुखी के मुख्यतः तीन ही प्रकार होते हैं ज्वालामुखी के। पहला जो इसका प्रकार है वो है जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा भैया? सुसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है शांत ज्वालामुखी, या फिर इसी को मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है ना। तो यही ऑप्शन भैया ये पूछ रहा है कि तीन प्रकार से होता है ज्वालामुखी, जागृत, प्रसुप्त, है ना, मृत। जो जागृत ज्वालामुखी, देखिए इनका पहचान मैं बताऊं आपको। जो जागृत ज्वालामुखी है, जलवा ज्वालामुखी, जलवा समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी, हाँ ठीक है भाई, डोली, डी, बिल्कुल डी ही सही है डोली इसमें। अच्छा अच्छा, एनबी स्टडी अड्डा, अरे नीरज सर, हेलो सर, आई एम नीरज फ्रॉम वन ऑफ, अरे सर, है ना ठीक है, स्वागत है नीरज सर का, स्वागत है। और 1 से 2 दिन में नीरज सर भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, है ना। तो इस पर चर्चा करें। जो जागृत ज्वालामुखी है, देखें बताएं, आप फुलझड़िया चलाए हैं दिवाली में, फुलझड़िया एक बुझने ना पाए और दूसरी जला दी जाए, या अनारदाना चलाए होंगे, अनारदाना एक बुझने ना पाए और दूसरा अनारदाना रख दे, परमानेंट उसमें उजेला होता है। इसी प्रकार धड़ाम धड़ाम से पूरा घलने वाला ज्वालामुखी 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, कोई ठिकाना नहीं रहता ऐसे ज्वालामुखी का, और ऐसे ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है ज्वालामुखी का वो है सुसुप्त ज्वालामुखी। देखो कालांतर में लगभग 50 सालों के अंतराल में इसमें भी कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसा ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है।
तीसरा जो इसका पार्ट आता है शांत या मृत ज्वालामुखी। सुनो, कालांतर में कभी इसमें विस्फोट हुआ था, लेकिन आगे भविष्य में कभी इसमें विस्फोट होने का कोई संभावना नहीं है, कभी भी विस्फोट नहीं होगा। ऐसा ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने लोग डी लगा रहे थे, है ना, वो सही थे। और समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। थोड़ा सा कम लोग जुड़े हैं यार, थोड़ा सा आप लोग शेयर करो। सही जा रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है सब? देखें जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग। बताएं, जवाब दें इसको। सुसुप्त में पहला विस्फोट 1787 में हुआ था जी। एक बार फिर से बता दीजिए सर। चंद्रशेखर, आप नहीं जुड़े थे अभी, सो रहे थे? वाह वाह सर जी। शिवम कुमार, बहुत बढ़िया सर जी, गुड इवनिंग सर। इसको देखें, इसको बताएं, क्वेश्चन तीसरे का आंसर बताएं जरा, क्या रहा है सब लोग बताएं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीय? ये वही क्वेश्चन डाल दिया गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और हाँ, इसमें तो लगा, बहुत बढ़िया, डी डी, क्या बात है। कौन सा ज्वालामुखी 3 वर्गों में शामिल नहीं बता रहा, नहीं है, लास्ट में नहीं लिखा है, नहीं है, बताएं। जो ज्वालामुखी के उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। डी सब लोग लगा रहे हैं, डी। और बताएं भैया कौन सा लगाएंगे इसमें? कपिल डी, अनिल सिंह डी, विनीता डी, प्रबल डी, नीलेश यादव जी डी लगा रहे हैं, जितेंद्र कुमार डी लगा रहे हैं, सोनू सिंह डी लगा रहे हैं, जितेंद्र डी लगा रहे हैं, स्नेहा गुप्ता जी डी, और डी ही इसका सही ऑप्शन है ना? क्यों? क्योंकि अभी अभी चर्चा किया जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कभी विस्फोट हुआ था लेकिन आगे विस्फोट होने की बराबर संभावना बनी हुई है, मृत ज्वालामुखी जिसमें कभी विस्फोट हुआ था लेकिन आगे कभी भविष्य में विस्फोट नहीं होगा, बिल्कुल। इसके बाद यौगिक ज्वालामुखी है ना? ऐसा कोई ज्वालामुखी का उदाहरण मिलता नहीं है ना? तो हाँ, हो जाता है कभी कभी। होता क्या है कि एक ही पर्वत में एक ही क्षेत्र में डबल डबल ज्वालामुखी क्या है, विस्फोट हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, डी, डी नहीं है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। और ये रहा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसको जरा। फिर से ज्वालामुखी से क्वेश्चन डाल दिए हैं, मतलब ज्वालामुखी से बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, बना है, सामने है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बताएं जरा। हाँ चलो कोई बात नहीं, बताएं इसका सही ऑप्शन चौथे क्वेश्चन का। डी अनिल सिंह, पूजा डी, दीपाली डी, रोशनी डी, प्रियंका डी, बताएं जरा और जल्दी से, अभी इसके बारे में डिस्कस हो। अच्छा, रमाकांत जी ए, और लगाएं फटाफट। चौथे का
ए, प्रतिभा ए, सोनू सिंह ए लगा रहे हैं, तन्या तिवारी ए है, पूजा ए लगा रही हैं, दीपाली सिंह ए लगा रही हैं, आयुष ए लगा रहे हैं, अनिल सिंह ए लगा रहे हैं, आयुष, इंडियन ब्लॉगर रमन ए लगा रहे हैं, रोशनी सैनी ए लगा रहे हैं, मयंक राजपूत ए, शिवम कुशवाहा ए। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, यानी कि होता रहता है ना। इसका देखो अभी सेम क्वेश्चन है, लगभग मिल रहे हैं 2-4 सीरीज में आपको, है ना। जागृत ज्वालामुखी होगा ऐसा ज्वालामुखी जिसमें परमानेंट विस्फोट होता ही रहता है ना। एनवी स्टडी अड्डा ए, नीलेश यादव ए, नीलम राजपूत बी, है ना। नहीं 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 नहीं, नीलम जी बी नहीं होगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कालांतर उसमें विस्फोट हो जाए, ऐसा ज्वालामुखी सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन ए ही होगा, है ना। तो जिसने भी ए लगाया है उसका ठीक है। नीलम जी बी लगा रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रेटर, फिर से भैया ज्वालामुखी का क्वेश्चन है और किस प्रकार से इसको रखा गया बताएं। क्रेटर तथा काल्डेरा, बहुत शानदार क्वेश्चन। बताएं जरा 5वें का सही ऑप्शन क्या होगा। 5वां, सभी लोग कमेंट करके बताएं 5वें का सही ऑप्शन क्या होगा। शिवम कुशवाहा बी, शिवम बी, आयुष बी, अनिल सिंह बी। अच्छा ऐसा तो नहीं है अभी बता दिए, ऐसा कहा है कि फिर से ज्वालामुखी का क्वेश्चन आ गया तो उस हिसाब से लगा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के सोच समझ के लगाइएगा उसमें। डॉली मिश्रा डी, हिमानी क्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डॉली मिश्रा जी। ये हिमानी लग रहा है आपको। क्रेटर काल्डेरा, लखन बी, प्रबल बी, सर ये क्रेटर और काल्डेरा क्या है। रमाकांत जी आपके क्वेश्चन पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन लगाएं, सब लोग ऑप्शन लगाएं। रमाकांत जी के क्वेश्चन है काल्डेरा और क्रेटर क्या होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, चर्चा की जाएगी इस पर। 5 का ए, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र 5 का ए, उल्कापात, ठीक है ना। उल्कापात लगा रहे हैं भैया, उल्का पिंड नहीं गिरा रहे हैं। स्नेहा ए होगा सर, बिल्कुल, है ना। अच्छा ए होगा, उल्कापात होगा। चलो चर्चा करते हैं इस पर। इसका सही ऑप्शन जो होगा, है ना, वो ज्वालामुखी क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि क्रेटर समझ ले रहे हैं कि चलो उल्का के गिरने से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो काल्डेरा है ना, इसी क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है। उल्का पिंड के गिरने से, देखो क्रेटर का वास्तव में जो अर्थ होता है वो गड्ढा होता है। क्या होता है? गड्ढा होता है ना, गड्ढा होता है, इसको क्रेटर कह दिया जाता है। तो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन जो दे रहा है ये ज्वालामुखी को टारगेट करके दे रहा है, और इधर कह दें उल्का से, उल्का पिंड के गिरने से गड्ढा नहीं निर्मित हो रहा है, क्योंकि साथ क्रेटर तथा काल्डेरा, क्रेटर के साथ काल्डेरा जुड़ा है। दोनों क्रियाएं जो हैं ज्वालामुखी के साथ होती हैं। मैं चर्चा करता हूं इस पर। देखिए अभी मैंने ज्वालामुखी का एक छोटा सा ऐसे आपको चित्र बना के बताया था कि भाई ये देखो अपना भूपर पट्टी था, और भूपर पट्टी के नीचे जो दुर्बलता मंडल है वहां से निकल करके लावा, और उधर से निकल करके मैग्मा, और बाहर क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से ऐसे फैल जाएगा, और ये बनाएगा एक ज्वालामुखी शंकु का, यानी कि ज्वालामुखी शंकु पर्वत का निर्माण करेगा। इस प्रकार फैलता जाएगा, है ना, इस प्रकार फैलता जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये जो ऊपर का ये नलिका कहलाती है, जो नली बनी हुई है ऐसी है, इसको कहते हैं औनातिक पाइप। क्या कहते हैं भैया? औनातिक पाइप के नाम से जाना जाता है। औनातिक पाइप के नाम से इसको जानते हैं। जो आपको ऐसी नली दिख रही है, जिस नली के सहायता से ये मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, इसको औनातिक पाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? औनातिक पाइप। ध्यान से सुनी जाए, औनातिक पाइप कहते हैं, या इसी को ज्वालामुखी पाइप के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी पाइप के नाम से।
जिस रास्ते से निकल करके मैग्मा धरातल के बाहर आता है उसको कहते हैं औनातिक पाइप या ज्वालामुखी पाइप। इस ज्वालामुखी पाइप के ऊपर का जो भाग है जहां से ये मैग्मा बाहर निकल के और शंकु पर्वत का निर्माण कर रहा है, इस क्षेत्र को ज्वालामुखी का केंद्र बिंदु या मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख। और वास्तव में इसी के नाम से ही ज्वालामुखी यानी कि आग धधकता हुआ लावा जिस मुख से बाहर आता है उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। अब सुनिएगा जरा, विस्फोट होके जैसे ही शांत हो गया ये ज्वालामुखी तो ये पर्वत बन जाता है, लेकिन ये भाग हमेशा इसका कमजोर बना रहता है। अब जब दोबारा से कभी इसमें विस्फोट होगा, जब दोबारा से विस्फोट होगा तो ये एरिया धड़ाम से ज्वालामुखी ऊपर का उड़ा देगा पूरा, और जैसे ही एरिया ऊपर का उड़ेगा ऊपर एक गड्ढा निर्मित होगा। ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये ज्वालामुखी ने उड़ा दिया पूरा एरिया और इधर एक बन गया क्या? गड्ढा। ऐसे बन गया गड्ढा, और अब गड्ढा बन गया, अब होगी बरसात, या बरसात के कारण इसमें भर जाएगा जल। अब ये जो गड्ढा बना इसी को भैया कहा जाता है क्रेटर, क्योंकि क्रेटर गड्ढा ही होता है, ये क्रेटर कहलाता है, क्रेटर। अब इस क्रेटर में भर गया जल और जिस गड्ढे में पानी भर जाए वो झील का रूप ले लेती है, इसलिए ऐसी झीलों को कहते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं भैया? क्रेटर झील कहा जाता है। अब फिर सुनिएगा, यदि ये जो पार्ट आपने देखा क्रेटर का, यदि ये और विस्तारित हो जाता है और चौड़ाई से यदि ये झील बनती है तो इसी को कहते हैं काल्डेरा। यदि छोटा रूप है तो क्रेटर, और यदि बड़ा रूप है उसका तो काल्डेरा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? काल्डेरा। पूछा था भैया जिसने, क्या उसको ये चीजें समझ में आई, क्रेटर और काल्डेरा? तो क्रेटर और काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित एक क्रिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें आपने एक चर्चा किया कि भाई ये जो है उल्कापाती का, जिसको भी कंफ्यूजन है उसको मैं बता दूं, सुनो। उल्का पिंड जब धड़ाम से गिरता है कहां पर? पृथ्वी में, तो पृथ्वी में एक गड्ढा निर्मित कर देता है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसी गड्ढे को कहते हैं क्या? क्रेटर। क्या कहते हैं? इसी गड्ढे को कहा जाता है क्रेटर। और इसमें भी भर जाती है क्या? जब पानी जल भर जाता है तो यह भी एक निर्मित होती है झील, जिसको कहते हैं उल्कापाती झील। क्या कहते हैं? उल्कापाती झील कहा जाता है ना। इसको है ना क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं बता रहा हूं, क्योंकि भारत में महाराष्ट्र में एक झील है जिसको लोनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लोनार झील कहते हैं। अब लोनार झील के लिए दोनों ऑप्शन सही लगाते हैं। यदि क्रेटर झील ऑप्शन में दे रहा है तो क्रेटर लगाएंगे, और यदि आपको उल्कापाती झील दे रहा है तो आपको उल्कापाती लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तक वैज्ञानिक दोनों तथ्यों पर मान्य किए हैं वैज्ञानिक, है ना, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र की वो उल्कापिंड के गिरने से बनी है या फिर इधर कालांतर में कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसलिए जब कभी भी लोनार झील के लिए आया करें, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो लगा दिया करें। दोनों ऑप्शन कभी नहीं देता लोनार झील के, जब क्वेश्चन देता है लोनार झील का। तो उम्मीद है ये आपको बेहतर समझ में आया होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर जी समझ गए, रमाकांत कुशवाहा जी, धन्यवाद। ऐसे ही आप समझे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको देखो और जल्दी से जवाब दो। जल्दी से इसका जवाब दो आप लोग। और इसमें कहा गया भैया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। अग्नि वलय किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जरा। अग्नि वलय किसे कहा जाता है? ए अटलांटिक परिमेखला को, बी हिंद परिमेखला को, परिमेखला का मतलब समझ रहे हैं चारों ओर वाला क्षेत्र, सी जो है प्रशांत परिमेखला वाला क्षेत्र, और डी आर्कटिक परिमेखला वाला क्षेत्र। कौन सा होगा भैया? लगाएं जल्दी से। सी। कौन लगा रहा है भाई? जितेंद्र, जितेंद्र सी, आयुष सी, आयुष, रचना सिंह सी,
प्रबल सी। अच्छा अच्छा, ये कौन है भाई? सरकार महोबा 95, ये लगा रहे हैं। अभी तक सी के ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। सी आंसर, सी आयुष, एसएससी, के सी, नीलम राजपूत सी। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो प्रशांत परिमेखला ही होगा। कौन सा होगा? प्रशांत परिमेखला ही होगा। सरकार महोबा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी, सर वलय का मतलब मितना होगा क्या? नहीं, वलय एक रिंग होता है। रिंग मतलब रिंग समझते हैं? हाँ, घेरा, वही वलय है, वलय है। चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं इस पर। ये जो रिंग ऑफ फायर दे रहा है, देखो इसका सही ऑप्शन यही हो रहा है, प्रशांत परिमेखला ही हो रहा है। मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूं भाई, मैप दिखाना चाह रहा हूं। और ये मैप होगा अपना वर्ल्ड मैप। इससे अपन को अग्निवलय समझने में आसानी होगी। ये इसको आप देखेंगे जरा। ये आपको जो दिख रहा है भाई, ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर एस आकृति का महासागर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो है हिंद महासागर, ये एम आकृति का आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि पृथ्वी को, ग्लोब को देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि यह है प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र होगा, आधा ऐसे बन रहा है। आपको दिख रहा है सबको? बताएं जरा, कमेंट में बताएं। हाँ, सर्किल होता है वाला, बिल्कुल सर्किल होता है। और प्रशांत महासागर का ये एरिया देखिए, इस तरीके से आपको यहां नजर आ रहा होगा। देख लिया भैया? अब इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए तो एक घेरा टाइप का बनता है। और इसको कहते हैं प्रशांत परिमेखला या प्रशांत वलय के नाम से जाना जाता है ना। लेकिन सर इसको ज्वालामुखी से कैसे जोड़ दिया गया, क्यों जोड़ दिया गया, इस पर चर्चा करते हैं। देखना जरा, ये वलय समझ में आया? अब क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो प्रशांत महासागर या प्रशांत पेटी के आसपास ही होते हैं। इसलिए आप देखो, जापान ज्वालामुखी एकदम भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां पर ज्वालामुखी आसपास फटते रहते हैं। ज्वालामुखी फटने से पृथ्वी में कंपन होता है और पृथ्वी का कंपन ही तो भूकंप कहलाता है। इसलिए इस महासागर के किनारे किनारे वाले एरिया में या आसपास वाले एरिया में अक्सर विस्फोट देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कुछ अंतरिक्ष से देखने पर या बहुत ऊंचाई से देखने पर इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। और ये जो संरचना है इसको प्रशांत महासागर वलय के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें आग निकलता हुआ ज्वालामुखी फटता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो। और आग कैसे जल रही है? एक रिंग के रूप में। एक क्वेश्चन मिलेगा यहां से आपको, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से भैया? रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और या इसी को अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं। अग्निवलय के नाम से क्वेश्चन बनाया जाता है। अग्निवलय कहां पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा होता रहता है। इस प्रकार की बातें इसमें होती हैं। मैप से सही नहीं दिख रहा है गजेंद्र यादव गुरुजी, मैप सही नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा भैया? नहीं दिख रहा क्या मैप सही? देखें जरा गजेंद्र जी, क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपना अपना स्क्रीन का। YouTube 360 पे चला लीजिए।
नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा नेट खर्च नहीं करना है आपको, अभी काम लगेगा ना, है ना, इसमें ज्यादा खर्च हो जाएगा फिर बचेगा नहीं। फेसबुक के लिए, है ना, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, वो भी तो जरूरी है ना। तो हाँ गजेंद्र जी, अपना क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यूट्यूब का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या, ये चीजें समझ में आई क्या, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? रिंग ऑफ फायर कहां बन रहा है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय कहां बन रहा है? प्रशांत महासागर, है ना। और प्रशांत जो वलय है वो क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अग्निवलय कहलाता है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया सबको? आया सबको कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया ये एक क्वेश्चन आ गया है अर्थशास्त्र का, मिक्स क्वेश्चन डाला है, ठीक है। या तो ये संभावित प्रश्न है और या तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, है ना। इसमें लिखा है, पढ़िए इसको और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन मुद्रा संचालन से, संचलन से लिखा है, वो वास्तव में संचलन है। ये लान जो लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक आ रहा है। देखो ये लान जो है ना, इसको लान नहीं है, यहां संचलन है, संचलन ये है। मुद्रा संचलन से, दूसरा मांग और पूर्ति से, तीसरा उपभोग और आपूर्ति से, या डी नंबर माल और सेवाओं के वितरण से। लगाएं भैया, लगाएं, ऑप्शन करें सभी लोग। दिख रहा है, मस्त एकदम दिख रहा है। अरे ऑप्शन लगाएं इसका भैया, 7 का। संचित यादव जी नमस्ते भैया, नमस्ते, बड़ी देर में आए हैं, स्वागत है आपका संचित जी। आपका कमी था, जिसको मैप के नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी बढ़ा लें, जिसको मैप नहीं दिख रहा था, है ना। मैं तो 1000 पर चला रहा था। अच्छा सोनू, आप चला रहे थे 1000 पर, तो आपको बढ़िया दिख रहा होगा, है ना। ए मुद्रा संचलन, मधु शुक्ला ए, संचित यादव ए सोनू सिंह सी प्रबल, और बताएं, डॉली मिश्रा यस सर ए, अनिल सिंह, अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं, सोनू राजपूत सॉरी 480, अच्छा बी ए नीलेश यादव सी लगा रहे हैं, है ना। भैया जो ये अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ग्रेसम का नियम है क्या। तो सुनो, सीधा सा मतलब, मुझे एक चीज बताओ आप, कि यदि एक साइड सोना रखा जाए आपके सामने और एक साइड आप यहां पर आपके सामने तांबा रख दिया जाए, ये तांबे का सिक्का है और ये सोने का सिक्का है, आप क्या उठाएंगे? कौन सा सिक्का उठाएंगे, सोने का या तांबे का? बताएं जरा। और मेरे हिसाब से तो आप सोना भैया उठाएंगे, है ना। तो यहीं से ये ग्रेसम का नियम निकल रहा है कि सुनो, मार्केट के में जो प्रचलन में मुद्रा है, एक होती है अच्छी मुद्रा और एक होती है घटिया मुद्रा। तो सोना और मैंने तांबा लिखा, तो सोना और तांबा में अच्छी मुद्रा कौन सी है? सोना, और घटिया मुद्रा कौन सी होगी? तांबा होगी। तो ग्रेसम का नियम कहता है कि जो घटिया मुद्रा होगी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, और ये हुआ भी है। देखो जरा, शुरुआत में सोने के सिक्के चले, सोने के सिक्के के बाद आपका चांदी के सिक्के चलवाए गए, चांदी के सिक्के चले, सोने के सिक्के चले, तांबे के सिक्के चले, तांबा का सिक्का चला, जस्ता का सिक्का चलाया गया, पूरा जस्ता वस्ता का चलता रहा, गिलट का सिक्का चलाया गया, गिलट का, है ना। आज आपका ये स्टील का सिक्का चल रहा है, स्टील का सिक्का चल रहा है ना। तो आप देखेंगे कि गिलट जस्ता सब स्टील से महंगा है, इसलिए स्टील घटिया मुद्रा हुई और जस्ता और गिलट क्या हो गई? अच्छी मुद्रा हो गई। इसलिए स्टील ने इनको चलन से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। चांदी का सिक्का चल रहा था, तांबे का सिक्का प्रचलन में आया, चांदी का सिक्का अच्छी मुद्रा और तांबे का सिक्का घटिया मुद्रा। तांबे के मुद्रा ने चांदी को मार्केट से बाहर कर दिया। क्यों? लोग अपने यहां स्टोर करके रख लेते हैं, जो घटिया मुद्रा है उसको मार्केट पे चला जाता है, अच्छी मुद्रा को लोग स्टोर करके रखते हैं।
सोना चांदी चलता है तो सोने का सिक्का लोग अपने यहां दबा के रख लेंगे और चांदी का सिक्का मार्केट पे प्रचलन में लिए रहेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा भैया, है ना, मुद्रा संचलन है। और ग्रेसम का नियम मैंने बता दिया कि घटिया मुद्रा हमेशा अच्छी मुद्रा को क्या कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भौगोलिक अध्ययन में। अच्छा, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है भैया, इसको थोड़ा सा आप लोग देखें और इस पर कमेंट करके बताएं जरा कौन सा होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से बता भी पाएंगे इसको, है ना। ये देखो, और इसमें है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से क्या तात्पर्य है। मिट्टी के नरम एवं छोटे छोटे कण, मिट्टी के कठोर एवं छोटे छोटे कण, मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल, समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, शायद भूपटल बना है, भूपटल बना है, ये है इसका। लगाएं भैया, कौन सा लगाएंगे इसमें, है ना, समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, ये लिखा है, भूपटल बना है। बताएं जरा, जल्दी से लगाएं। अच्छा, लव टिप्स है सर, मैं दिलीप यादव, स्वागत है दिलीप जी। रोशनी सैनी, ओके सर। प्रतिभा साहू, सी लगा रहे हैं, है ना, लगाओ जल्दी। अजय राजपूत, डी। अनिल सिंह, ए। मिट्टी के नरम एवं छोटे टुकड़े, अनिल सिंह जी लगा रहे हैं। प्रतिभा साहू, सी लगा रही हैं, मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, बहुत बढ़िया। जितेंद्र कुमार, है ना, 8वें का ऐप है। ऐप कहां भैया दिख गया आपको, ऐप है ही नहीं ऑप्शन, है ना। जितेंद्र कुमार डी, प्रतिभा साहू डी, दीपेंद्र डी, जितेंद्र डी, संतोष जी, महोबा की शानदार एकेडमी, प्रयाग एकेडमी, बिल्कुल स्वागत है, आप ही की वजह से संतोष जी। प्रयाग एकेडमी बच्चों का है, प्रयाग एकेडमी एक सोच है महोबा के लिए, तो संतोष भैया का है। चंद्रशेखर डी, लगाएं जल्दी। पूजा डी, बिल्कुल। जितने लोग भैया इसमें डी लगा रहे हैं उनका ठीक है, उनका ठीक है, उनका सही है। क्यों? क्योंकि सुनो, भौगोलिक अध्ययन में शैल मतलब चट्टान, है ना, वास्तव में शैल क्या है, चट्टान है। अब देखिएगा इधर कि शैल बराबर यदि चट्टान है तो फिर चट्टान क्या कहलाती है, इससे आपको क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, इससे लगा पाएंगे। तो देखो यार दोस्तों, चट्टान जो है धातु के अलावा जो भी आपको धरातल में दिख रहा है जिससे हमारा भूपर्पटी बना है वो सभी चट्टान कहलाता है। तो फिर दिमाग में आएगा सर जो मिट्टी गीली भरी हुई है वो भी चट्टान है क्या? जी बिल्कुल, वही भी चट्टान है, यानी कि कंकड़ पत्थर वो भी चट्टान है ना। और किले या अन्य कोई आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, धूल, सर धूल भी चट्टान है क्या? बिल्कुल, धूल भी चट्टान है। गीली मिट्टी वो भी चट्टान है। कंकड़ पत्थर वो भी चट्टान है ना। छोटे छोटे कण या कह दें बालू के कण, सिल्का, बिल्कुल ये भी चट्टान है। धातु के अलावा भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर सभी का सभी चट्टान हो जाएगा और इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट पर काम करिए कि धातु के अलावा जितने भी पदार्थ भूपर्पटी पर पाए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? चट्टान है, चट्टान है। ठीक है भाई। बच्चों की प्यारी प्रयाग एकेडमी, इंडियन ब्लॉगर रमन, बिल्कुल सबकी प्यारी, आपकी प्यारी, हमारी प्यारी प्रयाग एकेडमी, महोबा की प्यारी प्रयाग एकेडमी, बुंदेलखंड की प्यारी प्रयाग एकेडमी, है ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आप लोगों का इजाजत हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरा आप लोग गौर फरमाएं। ये है भैया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताएं जरा कमेंट में क्या होगा इसका सही ऑप्शन। देवराज वर्मा जी, यस
यस में काम नहीं चलेगा, है ना। रोशनी सैनी जी सर, नीलम, सोनू सिंह, पहला कमेंट आया है लोहा। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सी है? अधातु ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। सी गजेंद्र यादव, डी लगा रहे हैं सिलिकॉन, गजेंद्र यादव जी, रमन जी, सभी टीचर मस्त पढ़ाते हैं, बिल्कुल। जितेंद्र कुमार, नौका डी, प्रेजेंट टाइम में प्रयाग एकेडमी नंबर 1 कोचिंग है। अरे सर प्रेजेंट टाइम में नहीं, आगे भी रहेगा, क्योंकि जिस कोचिंग को बच्चे का सपोर्ट हो ना, स्टूडेंट का, दो ही चीजें हैं इस दुनिया में, या तो भगवान और या तो इंसान, और दोनों चीजों से कोई भी संस्था बढ़ जाती है। यदि भगवान चाहे तो भी, और ना भी भगवान चाहे, इंसान चाहे ले तो भी, है ना। तो बच्चों का पूरा सपोर्ट है, आगे भी रहेगा। अरुण कुमार जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बताएं अरुण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? बी आयुष राजपूत, डी कृष्णा यादव, डी सागर सोलंकी जी, बी चंद्रशेखर जी, डी। बताएं भैया, बताएं बताएं। ज्यादातर अरुण कुमार सी लगा रहे हैं। भांग खा के बैठो का बच्चा। अरुण, अरुण जी, ये ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट है अरुण। लव टिप्स, ये आपका संघर्ष है सर। बिल्कुल भैया, संघर्ष तो है ही जिंदगी में, बिना संघर्ष का कहां कुछ मिलता है ना। बोधि वृक्ष के तले बैठकर कौन बुद्ध हुआ है ना। पथ में कांटे आ जाने से पथ अवरुद्ध नहीं हो जाता, गंगा यमुना के संगम से ये तन शुद्ध नहीं हो जाता, तप संकल्प साधना से ही होती आई सफल सिद्धियां, बोधि वृक्ष के तले बैठकर कोई बुद्ध नहीं हो जाता, बोधि वृक्ष के तले बैठकर कोई बुद्ध नहीं हो जाता। सर ए होगा, रमाकांत जी सर ए होगा, गौतम डी, ठीक है। और देखो अपन थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तब इसका सही ऑप्शन कर पाएंगे, है ना। एक इसका स्ट्रक्चर आता है भैया पृथ्वी का, देखें अपन यदि स्ट्रक्चर बनाए तो इस प्रकार का एक पृथ्वी का काट है, ऐसे जैसे कलिंदा में चाक लगा कर दे देते हैं ऐसे ऐसे, और आप देख करके लगता है ना। किसी को कलिंदा नहीं भी लेना होता तब जबरदस्ती कर दो, एक बार टेस्ट करवा के दिखाओ, होता है कि नहीं। ऐसे जैसे कलिंदा में चाक लगाया जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी में हमने ऐसे चाक लगाया और पृथ्वी का ये वाला भाग उठा के हमने यहां रख दिया, इधर रख दिया। अब यदि इधर रखा है तो इसको पूरी तरीके से ऐसे बना लेंगे, ऐसे। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ते हैं हम लोग, क्लास लेंगे और जरूर लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ऊपर का जो भाग है भैया, इसको भूपरपल्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपरपल्टी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको थोड़ा सा क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा अच्छा है, तो थोड़ा सा इसलिए आश्वस्त करना चाह रहा हूं आपको, है ना। बाकी समझदार हैं आप लोग। जो प्रवार है, बीच वाले भाग को हम लोग प्रवार कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे जो अंदर वाला भाग है उसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोर कहते हैं। और हिंदी में इसको क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। लेकिन जब रासायनिक संरचना देखेंगे तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर इसी का बता रहा हूं, है ना। देखिएगा जरा, इसी को जो ये वाला भाग है हमारा भूपरपल्टी वाला, इसको भैया हम लोग सियाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सियाल कह देते हैं, है ना। जो बीच वाला भाग है प्रवार का, इसको हम लोग सीमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीमा कह देते हैं। और जो अंदर वाला भाग है आपका ये भूगर्भ वाला पूरा केंद्र वाला, इसको हम लोग नीफे कहते हैं। अब जब इनको हिंदी में वैसे नहीं होता भैया संधि विच्छेद, हम लोग इंग्लिश में संधि विच्छेद आज करके देखते हैं ना। देखो जरा, सियाल का यदि संधि विच्छेद अपन करें, अरे मतलब अलग अलग करें, है ना, थोड़ा सा देखें जरा। यदि सियाल का अपन संधि विच्छेद करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, SI + Al। तो SI का मतलब यहां सिलिका है और Al का मतलब एल्यूमिनियम है। तो सिलिका, अब देखना, जो जिसने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था, बड़े सोच समझकर उसने इसको डिजाइन किया। सियाल, जिस परत में जो ज्यादा पाया जा रहा है उसको उसने पहले रखा, और जो थोड़ा सा कम पाया जा रहा है उसको उसने बाद में रखा। लिखा जा सकता था
MASI, मासी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, जो प्रवार है उसमें सिलिका ज्यादा पाया जा रहा है और उससे थोड़ा सा कम मैग्नीशियम पाया जा रहा है। भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी में सियाल ज्यादा पाया जा रहा है और एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम पाया जा रहा है। नीफे देखेंगे तो निकिल इसमें ज्यादा पाया जा रहा है और फेरस इससे थोड़ा सा कम पाया जा रहा है, इसलिए इसको बड़ा डिजाइन करके रखा गया है, नीफे, सीमा, सियाल, है ना। तो ये क्या, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भूपरपट्टी में सबसे अधिक है, भूपरपट्टी पूछा गया है, यानी कि क्रस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपको बताएं, फिर आप ही बताएं। सोडियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, या सिलिकॉन दिख रहा है ना, SI दिख रहा है, SI दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं जरा, सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सिलिकॉन हो जाएगा, है ना। चलो हाँ सिलिकॉन, अरुण कुमार सिलिकॉन बिल्कुल, सियाल, सीमा, नीफे बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ लगे गए क्वेश्चन, है ना। जय श्री राम, गुड नाइट सर, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ। सोनू सिंह डी, देवराज वर्मा डी, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये सेशन में जल्दी ही खत्म करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 मिनट और आपसे लूंगा, है ना, क्योंकि वैसे भी लेट सेशन स्टार्ट हुआ था, जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जितना भी हो पाएगा कोई बात नहीं, कल से शेड्यूल करके और फिक्स 8 बजे प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में अपन लोग फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अभी लाइव चालू रहेगा, हमें 15 क्वेश्चन तक जाना होगा, या आप कहेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भैया लोग, सभी लोग लगाएं जरा, महोबा के बड़े लड़ैया महुबे वाले, जिनका मार सहा न जाए, एक के मारे दो मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए, है ना। लगाओ इसी बात पर, फिर लगाओ लगाओ। 10वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं, सब लोग करें। डी, मधु शुक्ला डी, क्या लगा रहे हैं भाई, डी। नीलम राजपूत डी, नीलेश यादव डी, है ना। पृथ्वी की सही आकृति क्या है यार, क्या आ रहा है भाई, कोई नहीं। सियाल, सीमा, नीफे। इंसान इंसान में भेद होता है, उस किताब का नाम वेद होता है, इंसान इंसान में मान होता है, तभी तो प्रयाग एकेडमी का नाम होता है। वाह क्या बात है ना। गद गद हो गया सीमा, आज आपको गले लगाने का मन कर रहा है गौतम अनुरागी जी। अच्छा है। नीलम राजपूत डी, डी डी, बी 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 बी, सभी लोग लगा रहे हैं बी। आ गए भाई, अभी तो आ रहा था कोई नहीं। जियोड, जितेंद्र कुमार, आयुष राजपूत बी, बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ अब ना लगाइए गड्डी, सही से नहीं देख रहा है सर। अच्छा देवराज जी सुनिए, आप अपने YouTube का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ज्यादा नहीं, 144 पर चला रहे होंगे, 240 पर, आप 360 कर दीजिए, ज्यादा नेट नहीं लगेगा उसमें, तो बढ़िया दिखने लगा। इधर से पूरा प्रॉपर तरीके से जा रहा है। मैं भी देख रहा हूं, मैं भी अपने मोबाइल में खोले हूं, मुझे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं लगभग 360 पे चला रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो बताएं इसका जल्दी। बी सभी लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, जी और डी है, जी और डी है। भैया इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बनता है, कई बार, सैकड़ों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। ये जो इलिप्साइड दे रहा है, स्फेराइड दे रहा है, जियोड